नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम 2011 से लेकर के 2022 तक के यूपी टेट में पूछे गए सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ना कोई बकवास, ना कोई टाइम वेस्ट, सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले कंटेंट के साथ। तो चलिए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको 30 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 30 में से 30 की जो गारंटी देते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। 30 में से 25 लाने की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल विधि के जनक हैं फ्रोवेल। फ्रोवेल को खेल विधि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया का संबंध है पठन संबंधी विकार से, यानी पढ़ने संबंधी विकार से। यहाँ देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकत्रित किया है। बच्चों को अगर पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। इसको याद रखने की हमने एक ट्रिक भी बनाई है, वो बहुत आसान ट्रिक है। लक्स साबुन आप सब लोगों ने देखा होगा। लक्स साबुन पर LUX लिखा रहता है। लक्स, इसको देखने में लगता है LUX यानी लुक्स जैसा। आप अपने मोबाइल में LUX टाइप करना इंग्लिश से हिंदी वाले फ़ॉन्ट में, वहाँ पर इसका जो बदलाव होगा वो लुक्स होगा। तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यानी लक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लक्स को लुक्स पढ़ते हैं। तो इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि लक्स से डिसलेक्सिया, लेक्सिया लक्स, लेक्सिया लक्स दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने संबंधी विकार से, क्योंकि लक्स साबुन को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, विशेष ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सभी सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। चाहे बच्चा सामान्य हो या विशेष हो, यानी दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर या किसी भी जाति वर्ग का, सभी को एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें बच्चा नहीं बदलेगा, बल्कि बच्चे के अनुसार सारी स्थितियों को बदलना होगा। ये बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरणा का सीधा संबंध होता है रुचि से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बच्चा न्यून दृष्टि वाला है, यानी चीज़ें देख नहीं सकता है, तो आप उसे कैसी चीज़ें देंगे? जो सुन सके बच्चा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कक्षा के सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो CD के जरिए उसे सहायता देनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, माता पिता से सहायता कराना हमेशा नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ये किया जाएगा आपके दृश्य सामग्री, यानी दृश्य साधन जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, श्रव्य साधन जिसे हम सुन सकते हैं, और श्रव्य दृश्य साधन जिसे हम देख सुन दोनों एक साथ सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं? तो शिक्षण कुशलता से श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना भी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। नकारात्मक होगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सकारात्मक होगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक होगा। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक होगा। लेकिन विद्यार्थी ने क्लास में प्रश्न पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने दी थी आपकी किंडरगार्टन पद्धति, और फ्रोबेल ने ही हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था खेल विधि दी थी। तो इन दोनों के जनक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति का एक नाम और है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षण। ये 3 वर्ष के लिए होती है। अगला है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उससे स्वयं मिलने जाएंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ये गलत है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ये भी गलत है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसमें वह अच्छा प्रदर्शन करें। ये नकारात्मक होगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से जब भी आपको कहीं परीक्षा शब्द मिलेगा वो ऑप्शन नकारात्मक होगा। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चौथा ऑप्शन है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ये सकारात्मक होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। परीक्षा शब्द और परीक्षण शब्द में अंतर होता है, आप ये अच्छे से याद रखना। अगला है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ये कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, नकारात्मक होगा। उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, नकारात्मक होगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ये बिल्कुल सकारात्मक होगा। और बच्चा बुद्धिमान हो या किसी भी प्रकार का हो, ये वाला ऑप्शन सबके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी पढ़ने में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य करना किसी भी कार्य के लिए नकारात्मक होता है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। कक्षा से बाहर निकालना भी नकारात्मक होगा। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। इस बात की हमेशा याद रखना, ना तो प्रधानाध्यापक से बच्चे की शिकायत करनी है, ना ही उसके माता पिता से। दोनों में से आप किसी से भी उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये बिल्कुल सही है। हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको चीज़ों को बच्चे के अनुसार बदलना है। बच्चे नहीं बदलेंगे बल्कि आपको बदलना है। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की थी। ये पहचान की थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें 4 स्तर होते हैं। संवेदी प्रेरक स्तर 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संचालन 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संचालन 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संचालन 11 से अधिक वर्ष। इसके बारे में हम आगे प्रश्न पूछा जाएगा तब डिस्कस करेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तार्किक रूप से बच्चा जब सोचना शुरू करता है उस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी तीसरी अवस्था। इसकी आयु होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष के मध्य। चलिए अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं। ये है मूर्त संचालन अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तीसरी अवस्था में प्रारंभ करता है और चौथी अवस्था में उसकी जो सोच है वो पूर्ण रूप से तार्किक हो जाती है। दोनों में छोटा सा फर्क है। इसमें सोचना शुरू करता है, इसमें पूर्ण रूप से तार्किक हो जाती है। इसे हम चौथी अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चों की सोच अमूर्त चीज़ों पर होती है और इसमें मूर्त चीज़ों पर, क्योंकि इसका नाम ही मूर्त संचालन अवस्था है, इसका नाम अमूर्त संचालन अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में
अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो अग्र सक्रिय की भूमिका होनी चाहिए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में। अगला है, इनमें से किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को। ये थोड़ी देर पहले भी प्रश्न आया था। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना सबसे सकारात्मक चीज़ और शिक्षा अनुप्रेरित चीज़ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए और प्रश्न पूछना सबसे सकारात्मक विधि है। अगला है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, नकारात्मक है। यह समय बिताने में सहायता करेगा, नकारात्मक है। यह संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ये भी सकारात्मक है। इन दोनों में से जो ज़्यादा सकारात्मक है वो है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को खेलना यह संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यानी सामाजिक विकास होगा बच्चे का। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है, तो परिवार साधन होता है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में फ़र्क समझ लीजिए। औपचारिक शिक्षा होती है जहां आप नियमित रूप से जाते हैं, यानी आपका विद्यालय, और बाकी का जो कुछ भी बाहर से आप सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होता है, जिसमें आपका परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है, मित्र आ जाते हैं, मीडिया, यानी बाकी की जो चीज़ें बाहर से आप सीखते हैं वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्य वहाँ होते हैं जहाँ एक से अधिक लोग होते हैं, यानी एक से अधिक लोग मिलकर के सामाजिक मूल्य स्थापित करेंगे, यानी उनके अंदर सामाजिकता आएगी एक से अधिक लोगों के साथ। महान व्यक्तित्व के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति का विकसित करके। अनुशासन शब्द नकारात्मक में प्रयोग होता है 90% रूप में, आदर्श रूप में बर्ताव करके। ये बिल्कुल सही है। आदर्श रूप में अगर कोई बच्चा बर्ताव करता है तो उसके अंदर सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं। बच्चा देखकर ही सीखता है सामाजिक मूल्य। अगला है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन हम पहले भी बता चुके हैं, नकारात्मक है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ये काम आपको तब करना है जब बच्चा बहुत ही शरारती हो क्लास के अंदर। ये अति सक्रिय बालक है, ना कि शरारती। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करना नकारात्मक होगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ काम करने का काम देंगे, ये बिल्कुल सही है। जो अति सक्रिय बालक है उसे कक्षा के अंदर कार्य करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, तो ये आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अभी हमने देखा था कि बच्चा दूसरों से सीखकर ही मूल्य सीखता है, यानी सामाजिक मूल्य, और यहाँ बात हो रही है अलग अलग समूह के, तो व्यक्ति अपने माता पिता से ही सीखेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगला है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है। उन्हें आपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करना नकारात्मक होगा। प्रधानाध्यापक को शामिल करना नकारात्मक होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, ये बिल्कुल सही है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बच्चा नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा बच्चे के अनुसार। अगला है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ होता है धन संपदा नहीं होता है, उच्च अधिकारियों से संपर्क भी नहीं होता है, विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि भी नहीं होता है। इसका मतलब होगा उनको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला है, बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होगा। व्यक्तित्व निर्माण में बिल्कुल सही है, कक्षा निर्माण में, अनुशासन में और उपरोक्त सभी में। यहाँ अब आपको अनुशासन शब्द दिखाई दे रहा होगा, और हमने बताया है
कि अनुशासन 90% नकारात्मक होता है, लेकिन कक्षा के अंदर अनुशासन बनाने के लिए कोई कार्य करना वो नकारात्मक होता है। बच्चे के अंदर अनुशासन होता है तो वो सकारात्मक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये चारों चीज़ें सही हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा कि 90% अनुशासन नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है संवेग। यहाँ से 2013 के प्रश्न समाप्त होते हैं और 2011 के प्रश्न समाप्त होते हैं, 2013 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। 2012 में आपका यूपी टेट नहीं हुआ था, इसीलिए 2012 के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके वुडवर्थ का। कथन से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और कथन को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन वुडवर्थ का है। चलिए हम इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देते हैं। चलिए छोटी सी एक ट्रिक समझ लीजिए। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यानी मतलब होता है किसी का जन्म, और अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी का जन्म होता है तो उसके घर के अंदर उत्तेजना ना हो यानी संवेग ना हो। संवेग का मतलब होता है इमोशन। अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी का जन्म हो रहा हो बच्चे का, तो उसके अंदर इमोशन होगा और उसके घर में उत्तेजना जरूर होगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो वुडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, आप इसको मिला करके याद रख लीजिए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, ये समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है हम तब तक आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, ये आप पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे ने ये चारों अवस्थाएं दी थीं। चारों अवस्थाओं के बारे में भी हम आपको धीरे धीरे करके बता देंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, अच्छा स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास और सहनशीलता भी है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये दिमागी तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। स्वयं में सीमित होता है बच्चा, वो सही नहीं माना जाता है मानसिक तौर पर। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से होती है, वातावरण से और प्रशिक्षण से भी, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना से अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से शिशु सीखता है यानी शिशु अवस्था यानी शैशव अवस्था। अभिप्रेरणा से भी सीखता है बच्चा और पुरस्कार से भी, लेकिन उसके स्कूल के बस्ते से उसके अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, ये अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। चलिए इन दोनों अवस्थाओं के बारे में आप पहले जान चुके हैं, अब दूसरी अवस्था के बारे में जान लीजिए। पूर्व संचालन अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। ये अवस्था होती है आत्म केंद्रित। बच्चा इसमें स्वयं को केंद्र में रख करके सारी चीज़ें सीखता है यानी सोचता है। तो बच्चे इसमें भगवान मान लीजिए, इसमें बच्चे के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे होते हैं। आत्म केंद्रित मतलब स्वकेंद्रित यानी स्वयं केंद्र में। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बच्चों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये है उत्तर बाल्यावस्था से यानी बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था को आयु होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष के मध्य। इसे हम स्कूली आयु या टोली की आयु यानी गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने माँ बाप के साये से निकल करके अपने मित्रों एवं साथियों के साथ अधिक समय बिताने लगता है, और यही प्रश्न पूछा गया था। हमने केवल वही चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। परिपक्वता संबंधित है आपके किशोर अवस्था से, यानी ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ देख लीजिए। अगला है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का बच्चा तब तक नहीं सीख सकता है जब तक सीखने के लिए तत्पर ना हो। कोई भी इंसान अगर सीखने के लिए तत्पर ना हो, आप उसे कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। तो तत्परता के नियम से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सभी कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा और ये सभी। अगला है
बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता के आदर के रूप में बिल्कुल सही है। पुरस्कार और दंड के रूप में सही है। प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में सही है। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के रूप में। अगर इसमें उपरोक्त सभी ना दे रखा होता तब दंड और भर्त्सना, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होता। अब यहाँ दंड देना बच्चों को नकारात्मक होता है, भर्त्सना करना भी नकारात्मक होता है, लेकिन यहाँ पूछा है सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। नकारात्मक रूप में उपयोगी हो सकती है और सकारात्मक रूप में उपयोगी हो सकती है। प्रेरणा से बच्चा सीख भी सकता है और प्रेरणा से बच्चा नीचे की तरफ डाउनफॉल में भी जा सकता है। तो ये उपयोगी होती हैं सभी रूप में। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? छात्रों में स्वस्थ स्पर्धा स्थापित करना बिल्कुल सही है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति बिल्कुल सही है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक चीज़ हमेशा नकारात्मक होती है, तो इसका सी जवाब होगा। अगला है, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो ये दोनों एक दूसरे के धनात्मक संबंध हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। किसी भी कार्य के लिए छात्रों को कक्षा से बाहर नहीं निकालना है। शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, ये बिल्कुल सही है। अभिभावकों को सूचित करना, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ये नकारात्मक होता है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं देना, ये तो और ज़्यादा नकारात्मक होगा। एकमात्र ऑप्शन सही है, आप अपने शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाएंगे। अगला है, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप ये होते हैं मूल प्रवर्तनात्मक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, यानी समावेशी शिक्षा, उसके शिक्षकों के किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। व्याख्यान शब्द जहाँ भी आएगा नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है, ये देख लीजिए, समावेशी शिक्षा के बारे में हम पहले बता चुके हैं। बच्चे के अनुसार बदलना होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो समायोजन की समस्या होगी कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। अगला है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भलीभांति प्रकार से सीख रहा था, अब उसमें स्थिरता आ गई है, यह सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी ए इसका सही जवाब है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना नकारात्मक होगा। अन्य के साथ कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाने के लिए नकारात्मक होगा। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना नकारात्मक होगा। यानी प्रवृत्ति को बदलना है तो प्रवृत्ति कब बदलेगी? जब उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि संगत का असर तो आता ही है, तो उसकी संगत का प्रवृत्ति मतलब उसकी संगत बदलनी होगी, उसके संगत। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का है प्रतिक्रिया से। 20 का सही जवाब है। अगला है, प्याजे मुख्यतः, तो प्याजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वहाँ सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही कथन है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता का, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन नकारात्मक है। गृह कार्य में लगन नकारात्मक है। विषय वस्तु में कठिनाई स्तर नकारात्मक है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहा है? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है बच्चा अपने आप कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हो। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं। चॉकलेट देना बाहरी चीज़ है, यानी नकारात्मक है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा है। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तक देते हैं। गिफ्ट दे रहा है, नकारात्मक है। जब भी आपको कोई चीज़ दी जाएगी वो हमेशा बाह्य अभिप्रेरणा होगी। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश दावत देता है, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा है। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन डी,
विज्ञान विषय में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ये यहाँ इस कंडीशन में सही है, लेकिन अगर खाली आंतरिक अभिप्रेरणा पूछता तो ये भी नकारात्मक होता। प्रशंसा पाने के लिए अगर बच्चा कोई कार्य करता है तो वो अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा बन जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जब बच्चा अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में, तो सामाजिक विकास कहाँ होता है? जहाँ एक से अधिक लोग मिलते हैं। हमने ये बात आपको पहले भी बताई है। तो खेल में एक से अधिक लोग मिलेंगे, दिनचर्या में वो अकेला रह सकता है, बाल साहित्य में वो अकेला रह सकता है, संचार माध्यम में भी वो अकेला ही होता है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का परीक्षण किया जाता है बुद्धि के प्रयोग में। ये बुद्धि के प्रयोग में किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे CM भाटिया यानी चंद्रमोहन भाटिया जी। इसकी आयु पूछी जाती है 3 से 18 वर्ष की होती है। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो परीक्षण है ये अशाब्दिक होता है यानी नॉन वर्बल। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित। कोहलबर्ग से ये सारी चीज़ें आगे प्रश्न में पूछी जाएंगी, तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे। उसमें 2-2 अवस्थाएँ हैं, यानी सब में 6 अवस्थाएँ होंगी मिला करके। अगला है, यहाँ से 2014 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपको लगता है कि हम आपका किसी अन्य चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अब इतना समय नहीं बचा है कि आप अन्य चीज़ों में अपना समय वेस्ट करें। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम तक ना मिले। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न 2014 में पूछा गया है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम नहीं होता, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, जन्मजात और अर्जित होता है। बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा जन्मजात और आपकी अर्जित की गई होती हैं। जन्मजात अभिप्रेरणा में आती हैं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सारी चीज़ें जन्मजात होती हैं। जो चीज़ें बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं वो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। और अर्जित की हुई, जैसे कोई चीज़ पाने के लिए बच्चा किसी को देख के प्रेरित होता है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये चारों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तीनों चीज़ें, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है, CTET में भी, UP-TET में भी और बाकी के एग्ज़ामों में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सकारात्मक होता है वहाँ जैसे बच्चा कोई चीज़ पहले से सीखा हुआ है और फिर कोई नई चीज़ सीख रहा है और जो पहले सीखी हुई चीज़ है वो नई सीखने में सहायता करती है, तो यहाँ सकारात्मक होता है। और अगर कोई चीज़ पहले से सीखी हुई है और नई चीज़ सीखने में वो बाधा उत्पन्न कर रही है तो नकारात्मक होता है। और अगर कोई चीज़ पहले से सीखी हुई है, ना तो वो बाधा उत्पन्न कर रही है ना सहायता कर रही है, तो वहाँ शून्य अंतरण होता है। अब आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पहले से साइकिल चलाना जानता है और फिर वो बाइक चलाना सीख रहा है तो उसे थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, तो यहाँ आपका सकारात्मक होगा। जैसे कि आपके संबंधित, जैसे जो बच्चे बाइक चलाना जानते हैं, पहले आप कोई ऐसी बाइक चलाते हैं जिसके गियर पीछे की ओर पड़ते हैं और फिर आपको अचानक से कोई ऐसी बाइक दे जाती है जिसके गियर आगे की तरफ पड़ते हैं, तो आपको बीच में थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न होती है, तो वहाँ नकारात्मक होगा। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पहले से बॉलिंग करना जानता है अच्छे से, फिर वह बैटिंग सीख रहा है, तो बैटिंग बॉलिंग उसके ना तो बैटिंग पर कोई अच्छा प्रभाव डालेगी ना नकारात्मक, तो वहाँ शून्य होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवादी करते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ये एक गेस्टाल्टवादी थे। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? ये किया था हेविंग हास ने। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? हास का मतलब होता है चीज़ें नीचे की ओर जाना यानी खराब होना, तो निरर्थक शब्द मान ले खराब चीज़ें। अगला है, सीखने के नियम दिए थे
तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और सीखने के गौण नियम। सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने और 5 गौण नियम दिए थे। चलिए आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, इसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। अगला है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन रॉस साहब का है। अगला है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। अगला है अच्छी स्मृति की विशेषता है, ये सभी विशेषताएं होती हैं अच्छी स्मृति की। अगला है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला है ये हम पहले आपको बता चुके हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है, बच्चा सबसे पहले देखकर ही सीखता है। अगला है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन ने किया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था, इन्होंने ही बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और उपरोक्त सभी विधि। ये सभी विधि शैशवावस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। खेल विधि और मॉन्टेसरी विधि के बारे में आपको पता है, आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं। ये दिए थी फ्रोबेल ने और वहीं मॉन्टेसरी विधि थी मौर्य मॉन्टेसरी ने। अगला है बाल विकास में, तो बाल विकास में उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी है। हम ऐसे प्रश्नों में समय वेस्ट नहीं करेंगे जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था आपके डार्विन ने। जीववाद का सिद्धांत बिने और साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया गया, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सामान्य बुद्धि का मापन किया था, ये चीज़ हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा में 100। अगला है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सभी कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हरलॉक का। अगला है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा, तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन यानी व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। अगला है वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण एक वाणी दोष है, धीमी और तेज गति से बोलना ये कोई वाणी दोष नहीं है, कभी धीरे बोला जाता है कभी तेज बोला जाता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ये नकारात्मक होगा। अब मात्र एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी व्यवहार के अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना, ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं। अध्यापक को अपना व्यवहार सुधारना है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य के हैं, नैतिक मूल्य है और सांस्कृतिक मूल्य है, इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। येन केन प्रकारणीय धनार्जन का मूल्य, यानी इसका मतलब हुआ किसी भी तरह से हो आपको धन अर्जन करना है यानी धन कमाना है, ये मूल्य वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है, तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। अगला प्रश्न है आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होगा। बाहर की ओर करता है यानी बहिर्मुखी होगा। अगला है, एक कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ये हमने आपको पहले बताया है। अध्यापक से और ना ही उसके अभिभावकों से उसकी शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ये बिल्कुल सही है। पहले स्वयं आप उसे परामर्श के साथ उसकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अगला है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है और परिपक्वता का सिद्धांत है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ये कहलाती है अनुपातिक मापनी। ये 2016 के प्रश्न नहीं हैं, ये प्रश्न हैं 2015 के। 2015 का जो पेपर है वो फरवरी 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, तो ये होता है आपके पराअहम में यानी सुपर ईगो में। चलिए यहाँ देख लीजिए, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना में, ये तीसरा है सुपर ईगो, इसमें आदर्शवादी चीज़ों को शामिल करता है यानी मॉरल प्रिंसिपल, और यहाँ मूल्य पूछे हैं यानी प्रिंसिपल पूछे हैं, तो ये परम अहम में शामिल होते हैं यानी सुपर ईगो के अंदर। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये कहा था आपके वॉटसन साहब ने। ये प्रश्न सी-टेट में भी पूछा गया है और यहाँ यूपी-टेट में भी पूछा गया है। यानी वॉटसन साहब ने कहा था, इनका जो मूल सिद्धांत था यानी मूल कथन था वो पढ़ लीजिए, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और सुसंगठित नवजात बच्चे दे दो, मैं और मुझे अपनी एक दुनिया दे दो, और मैं उन्हें रैंडमली चुन करके उनकी प्रवृत्ति के अनुसार, यानी चाहे वो उनकी प्रवृत्तियाँ कुछ भी हो, उनके माता पिता की प्रवृत्तियाँ कुछ भी हो, उसे ध्यान में ना रख करके मैं उसे अपनी पसंद से डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी और जो चाहे वह बना सकता हूँ, भिखारी भी और चोर भी। ये उनके व्यवहारवाद के सिद्धांत के अनुसार ये बात कही थी। यानी उन्होंने कहा था कि इंसान के व्यवहार पर पूरी तरह से बाहरी वातावरण और कंडीशनिंग के माध्यम से नियंत्रण और बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, तो उद्दीपक की तीव्रता की पूर्व मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने इसे एसआर थ्योरी भी कहा था। बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो छात्र में रुचि का संबंध हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभिप्रेरणा से है। अगला है, फ्राइड के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला है, एसआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। अगला है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ये हमने पहले भी पढ़ा था, 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये भी हमने पहले पढ़ा था, सीखना कहलाता है। अगला है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ये कहलाता है आपका स्तंभाकृति। अगला है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोर अवस्था में सबसे अधिक विकास होता है। अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शिशु की मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था वन मानुष पर। आदि चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी यानी सुल्तान नामक वन मानुष पर किया था, और ये क्या किया था ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगला है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या उच्च होगी? यह आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर सृजनशीलता उच्च होगी।
अगला प्रश्न है, अधिगम्य ने प्रभाव का नियम दिया। तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। चलिए, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं कितने नियम थे। अब समझ लेते हैं सीखने के मुख्य नियम। 3 नियम दिए थे और गौण नियम 5 थे। तो प्रभाव का नियम के बारे में बात कर रहा है। तो अधिगम्य प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम क्या था? जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख या संतोष या पुरस्कार मिलता है उसे वह जल्दी सीख लेता है, ये प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम हम पहले आपको बता चुके हैं कि बच्चा अगर सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तो वह सीख नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावान विधि का किया जाता है, पहचान विधि का किया जाता है, पुनः सीखना विधि का किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापने में नहीं किया जाता है। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास के द्वारा किया गया था। तो ये किया था मुरे साहब ने, इनका नाम मुरे है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तिकता का सिद्धांत है और वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तो पाठ प्रस्तावना सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित होता है। बच्चा जब तक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। ये मुख्य नियम का पहला ही नियम है। संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है। तो इसका प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है और इसका अंतिम सोपान होता है आपका सामान्यीकरण। अगला है, प्रशिक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। इनका प्रयोग है बेबोडोल प्रयोग, इसे हम आगे पढ़ेंगे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण, ये हम आपको बता देते हैं। उदाहरण है आगमन विधि का। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण आता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आगमन विधि लिखिए। चलिए, आगमन विधि लिखने से पहले आपने ऊ बनाएगा। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले ऊ बनाता है, उसके बाद लिखी जाती है आगमन विधि। तो अब इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। आगमन लिखने से पहले ऊ बनाते हैं तो ऊ से क्या होता है? उदाहरण। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण आता है। वहीं निगमन विधि भी पूछी जाती है। निगमन विधि लिखने से पहले आदमी क्या बनाता है? नी, और नी से ही निगमन विधि होती है। और निगमन विधि में सबसे पहले नियम आता है और नी से ही नियम होता है। अब आप दोनों को मिला करके याद रख सकते हैं, इसमें आप कभी भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। अगला है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसके निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के विशेषताओं का अध्ययन। अगला है, वह अवस्था जो कि माता पिता से 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है, उसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है नैतिकता? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पूर्व परंपरागत अवस्था में। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। हमने ये बात आपको बता दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके 3 स्तर होते हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व परंपरागत जो स्तर है उसके अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं, बल्कि सभी के अंदर 2-2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है अराजकता एवं दंड अभिविन्यास। पहली अवस्था को आप ऐसे समझ लीजिए, बच्चा जब कोई कार्य डांट से बचने के लिए करता है वो होती है पहली अवस्था। दंड अभिविन्यास, इसके अंदर बच्चा डांट से बचने के लिए कार्य करता है। हमने बहुत ही आसान भाषा में इन चीज़ों को शामिल किया है। दूसरी अवस्था है आत्म अभिरुचि अभिविन्यास, इसको टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। यानी इसमें बच्चा कोई कार्य जब करता है जब उसे बदले में कोई कार्य कराना हो, यानी
बच्चा जब ही कोई कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे बच्चा कहता है कि मैं आपका कार्य तभी करूँगा जब आप मेरा कोई कार्य यानी ये वाला कार्य करेंगे, ये होता है आपका आत्म अभिरुचि अभिविन्यास। जैसे आपने बच्चे के लिए कहा कि अगर आपने बच्चे से कोई कार्य करने के लिए कहा और बच्चे ने ये कहा कि मैं ये कार्य तब करूँगा जब आप मुझे चॉकलेट दिलाएंगे, तो ये आता है दूसरी अवस्था में। और बच्चा अगर डर के मारे कोई कार्य करने लग जाए कि उसे डांट ना पड़े, तो ये होता है पहली अवस्था में। आप ये दोनों अवस्था समझ लीजिए, बाकी की इन अवस्थाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम है इसका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस। अगला है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था युंग के द्वारा। यहाँ 2016 के प्रश्न समाप्त होते हैं, यानी 2015 वाले अब यहाँ से प्रारंभ होंगे 2016 के प्रश्न, क्योंकि दिसंबर 2016 में पेपर हुआ था। 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, क्योंकि 2015 का पेपर भी 2016 में हुआ था और 2016 का पेपर भी 2016 में हुआ। जीन पियाजे से संबंधित है संज्ञानात्मक विकास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब मानव शरीर एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, यानी 20 का सही जवाब है। अगला है, दिए हुए प्राप्तांकों में समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ये तो गणित का प्रश्न है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। उसे बहुलांक कहते हैं। जैसे 5, 5, 3, 2, 1, 5, 4, इसमें बहुलांक क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार 5 आ रहा है। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये हैं आपके स्किनर। इसको याद रखने की हमने एक ट्रिक बताई है, चलिए याद रख लेते हैं। BF स्किनर इनका नाम है, BF स्किनर। तो BF जब भी अपनी GF से मिलेगा तो 100% कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी। क्या कोई क्रिया होगी या नहीं, ये बात आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्रिया होगी, 100% क्रिया होगी। BF अपनी गर्लफ्रेंड से जब भी मिलेगा कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सी क्रिया हो सकती हैं। तो अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? स्किनर यानी BF स्किनर और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। BF स्किनर जब भी अपनी GF से मिलेगा तो क्रिया जरूर होगी। इसका दूसरा नाम भी है, इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और कोई भी BF ऐसा नहीं है जो अपनी GF को पुनर्वलन ना देता हो। क्या ना करता हो? पुनर्वलन ना देता हो। हमेशा कहता है कि आप सुंदर लग रहे हो, आप ऐसे हो वैसे हो, ये सारी चीज़ें पुनर्वलन होती हैं। अगला प्रश्न है, BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पर। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। अब चलिए आगे की चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इनका जो एक प्रयोग है बोबो-डॉल प्रयोग, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है। इन्होंने क्या किया, बच्चों को 3 अलग अलग समूह में एक फिल्म दिखाई। उस फिल्म में दिखाया गया था ये वाला खिलौना, इसे बोबो-डॉल बोलते हैं। इस फिल्म में जो दिखाया गया था उसके प्रति आक्रामक हिंसा करता हुआ एक इंसान दिखाया गया। एक ग्रुप को इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में ये दिखाया गया कि जो ये हिंसा कर रहा था इंसान, उसको पुरस्कार दिया गया। दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि उसे दंड मिला और तीसरे ग्रुप को इन्होंने दिखाया उसे ना दंड मिला ना उसे पुरस्कार मिला, यानी उन्हें उसका अंत दिखाया ही नहीं गया। जब इन्होंने सेम कंडीशन रखी, जो पहले ग्रुप के बच्चे को एक कमरे में ऐसा गुब्बारा रखा गया, तो जो पहले ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उस पर बहुत ही बेरहमी से हिंसक प्रहार किए, क्योंकि उनको लगा कि पुरस्कार मिलेगा। इनका मानना था, इस प्रयोग से इन्होंने माना कि जो बच्चे हैं वो दूसरों के व्यवहार देखकर ही अपने आप को जो चीज़ें सीखते हैं, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो दूसरों के व्यवहार देखकर ही सीखते हैं। अगला है, मानसिक आयु का संप्रत्यय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बिने और साइमन ने दिया था। ये दोबारा रिपीट हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम नहीं है? तो सीखने का नियम नहीं है आपका तनाव का नियम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है।
अगला प्रश्न है, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है, ये मानसिक आयु को संप्रत्य वाली स्लाइड है। सीखने के संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, तो पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। चलिए इसको भी याद रखने की हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। पावलोव, लाव में है लव, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं लव। अब आप हमको एक चीज़ समझाइए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसे इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चलिए, बिल्ली से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बंदर से, कुत्ते से या चूहे से। इंसान इन चारों में सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो कुत्ते से करता है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कुत्ते को पालते हैं घर में लोग, बिल्ली को पालते हैं, लेकिन सबसे अधिक कुत्ते को देखने को मिलता है। आप इन दोनों को मिला करके ऐसे याद रख सकते हैं, पावलोव में लव, लव यानी लव लाव, और सबसे ज़्यादा प्रयोग लव किससे करते हैं, कुत्ते से। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। चलिए, हम चाहते तो इसकी ट्रिक आपको पहले ही बता देते इसको याद रखने की। हमने इसलिए इस ट्रिक को बाद में बता रहे हैं क्योंकि जो लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं उनको ये ट्रिक ना पता चले। इसको याद रखने की भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। अब आगे जितने भी प्रश्न आएंगे, जो कठिन प्रश्न होंगे, उनको याद रखने की हम आपको आसान आसान ट्रिक बताएंगे। जो लोग अब तक जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी वीडियो में हम आपको ऐसे ही समझाएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मत कीजिए, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर ट्रिक पसंद आए तब अब आप हमारी वीडियो को लाइक करना। सूझ और सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक। सूझ, सूझ का मतलब होता है कोई चीज़ आप आसानी से हल कर सकें। तो कोहलर में देखिए हल, कोहलर में हल है। किसी समस्या को आप हल कब कर सकते हैं, जब आपके अंदर सूझबूझ हो। तो अब इन दोनों को जोड़ करके याद रख लीजिए, कितनी आसान ट्रिक है। चलिए अब वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है प्रेरणा। अभिप्रेरणा से संबंधित है। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति। ये बिल्कुल सही है। कोई चीज़ अगर आप बार बार भूल रहे हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करने का सबसे बेहतरीन उपाय माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोध एवं भय प्रकार हैं, तो ये संवेग के प्रकार हैं। अगला है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, इसे हम अनुकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान अनुभव के नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है। ये देख लीजिए, ये हमने आपको कितनी आसान भाषा में समझाया है कि कोई चीज़ अगर सहायता करती है तो क्या होगा, सकारात्मक होगा, और सहायता नहीं करती है तो नकारात्मक होगा। और अगर ना सहायता करती है और ना आपके उसके अंदर बाधा उत्पन्न करती है तो क्या होगा, शून्य। अगला है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या उसे पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ये विस्मृति कहलाती है। अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका सामान्य बुद्धि का बालक। ऑप्शन बी सही है। टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार देख लीजिए, 70 से कम बुद्धि लब्धि के बच्चे को हम क्या कहते हैं, निश्चित रूप से मानसिक मंदता यानी इडियट बच्चा। और 70 से 79 के बीच क्षीण बुद्धि, 80 से 90 के बीच में मंद बुद्धि, 90 से 110 के मध्य औसत बुद्धि यानी सामान्य बुद्धि, और 110 से 120 के मध्य श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से 139 से 140 के मध्य अति श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि। आपको जो याद रखना है, ये याद रखना है आपको 90 से 110 सामान्य, और दूसरा जो याद रखना है, आप दूसरा याद रख लीजिए 110 से 120 के मध्य सामान्य यानी श्रेष्ठ बुद्धि। और सबसे जो महत्वपूर्ण याद रखना है वो याद रख लीजिए आप इसको, सबसे आखिरी वाली को, यानी 140 से अधिक की बुद्धि होती है प्रतिभाशाली बुद्धि। ये 3 याद रख लीजिए। अगला है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, स्टेनली हॉल की बात की जा रही है। तो हॉल ने कहा था किशोरावस्था तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अगला है,
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसके महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो ये किया था विलियम वुंट ने, यानी डब्ल्यू वुंट ने। अगला है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स बर्धीमर ने। अगला है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संगणन का सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत है आपके गेस्टाल्टवादियों का। अगला है, एक चीज़ याद रखना, अगर ऑप्शन में गेस्टाल्टवादी दिया गया है तो लगभग 80 से 90% आप ये समझ लीजिए कि गेस्टाल्टवादी सही जवाब होगा। गेस्टाल्टवादी ऑप्शन में तभी आता है जब वो सही जवाब होता है। आप कभी भी ये बात आजमा कर देख लेना। अगला है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बुद्धि के मापन हेतु भाटिया बैटरी परीक्षण। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित प्रत्यय दिया था स्किनर ने, BF स्किनर ने। अगला है, व्यावहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, या पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगला है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान है आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित। अगला है, 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये हमने आपको पहले ही बताया था बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। इसमें होता है मानसिक आयु, यानी मानसिक आयु MA बट्टे वास्तविक आयु यानी करंट आयु गुणा में 100। ये दिए थे आपके टर्मन साहब ने। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं इस सूत्र को? चलिए, ये है आपका ऊपर का हिस्सा, ये है नीचे का हिस्सा। तो इंसान क्या करता है, जितनी भी उसकी वास्तविक चीज़ें होती हैं, वास्तविक चीज़ों को वो क्या करता है, अपने अंदर छुपा कर रखता है। तो वास्तविक कहाँ आएगी? वास्तविक आयु आएगी नीचे। वास्तविक आयु छुपा कर रखता है, अंदर रखता है। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, गुणा में 100। जब हम इसको हल करते हैं तो इसका सही जवाब होता है 125, यानी डी इसका सही जवाब है। चलिए इसको हल करके देख लीजिए। ये हो गया, अगर इसको 2 से काटते हैं तो 5 होगा, इसको 2 से काटते हैं तो ये होगा आपका 4, और 4 से अगर इसको काटते हैं तो ये होगा 25, और जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो 25 पंजे 125 होता है। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ये मानता है आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेग तनाव क्या कहलाता है? ये कहलाता है कुंठा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से? तो कोहलबर्ग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, नैतिक विकास से संबंधित है। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी कोहलबर्ग का नाम आएगा आपको ऑप्शन में एक चीज़ देखनी है, नैतिक विकास। अगला है, यहाँ से 2017 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा अधिगम का पठार होता है, शारीरिक सीमा भी होती है, ज्ञान की सीमा भी होती है, लेकिन विद्यालय का असहयोग ये अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है। अगला है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन, तो ये गेस्ट का है एवं अन्य का है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, साइमन बिने परीक्षण किससे संबंधित था? बुद्धि से संबंधित था। अगला है, अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ है, युंग साहब ने किया था। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है,
अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत है, परस्परता का सिद्धांत है और समान प्रतिमान का सिद्धांत है। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हरलॉक का। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये वर्गीकृत किया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थीं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ दे रखी हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। वैसे एग्जाम में अलग अलग नहीं पूछी गई हैं कभी भी। अगला है, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष एक वस्तु पर चेतना केंद्रित अवधान कथन है, केंद्रीकरण अवधान कथन है। ये कथन है आपके डमबिल साहब का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ये आप जानते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम मुख्य नियम में शामिल हैं। बहुक्रिया का नियम है आपका गौण नियम, थॉर्नडाइक ने दिया था। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो हिंदी में किया है, तो ये किया था आपके साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने आपको बताया था, कौन सा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब भी आपके गाड़ी या किसी चीज़ में कोई चीज़ ख़राब होती है तो स्पेयर पार्ट आप कौन से लाते हैं? दूसरी बार लाते हैं। पहली बार उसके अंदर होते हैं, दूसरी बार आप स्पेयर पार्ट ही लाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब हो तो दूसरी बार आप उसको पार्ट ही लाते हैं, स्पेयर पार्ट लाते हैं उसके। आप इसको मिला करके याद रख लेना। ज़्यादा खास ट्रिक नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखने के लिए बताई गई है। हम द्विकारक सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो ये दिए थे आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जी बुद्धि होती है और एस बुद्धि होती है। जी बुद्धि सामान्य बुद्धि के लिए प्रयोग होती है और एस बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के लिए। इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने और तंत्रीय सिद्धांत दिया था आपके स्टर्नबर्ग ने और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला है, जब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनसे जुड़ी भी हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बता देंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का। इसकी ट्रिक तो हमने आपको बड़ी आसान बताई है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव का है, बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल्का नहीं है। सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादी, यानी गेस्टाल्टवादी थे जो गेस्टाल्टवादी जिन्होंने संरचना की थी, मैक्स वर्दीवर ने। अगला है, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा है? तो इनका नाम है आपके गाल्टन साहब का। अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये की थी आपके कैनन साहब ने। अगला है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके क्रो एंड क्रो का। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? सृजनात्मक बालक कौन होता है? जिसके अंदर बुद्धि बहुत तीव्र होती है। और क्रो माने होता है कौआ। कौआ बहुत ही चालाक प्राणी होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। बुद्धि बहुत होती है कौए के अंदर, चालाक प्राणी होता है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणाम है, तो मौलिक रूप से किसके अंदर सृजनात्मकता पाई जाती है? क्रो एंड क्रो के अंदर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना। तो विद्रोह की भावना है आपके किशोर अवस्था के अंतर्गत। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और विद्रोह की भावना है किशोर अवस्था, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये कहा था स्टेनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो वहाँ होता है सीखने का पठार। जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पर है और ये सीखता जा रहा है, फिर उसमें कोई उन्नति नहीं होती है, तो यहाँ ये हिस्सा जो है इसे सीखने का पठार कहते हैं। फिर या तो उसमें सीखने की वृद्धि होगी या सीखने में डाउन होगा। तो ये जो हिस्सा होता है जहाँ सीखने में कोई उन्नति नहीं होती, उसे पठार बोलते हैं। अगला है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मानसिक आयु आएगी, क्योंकि बच्चा अपनी वास्तविक चीज़ें छुपा कर रखता है
और वैसे भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। गुणा में 100 एक ही में दिया गया था। अगला है सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है सामान्य संयुक्त मानव कोशिका में गुणसूत्र। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 23 गुणसूत्र होते हैं। महिला और पुरुष में 22 समान होते हैं, एक अलग अलग उन्हें डिसाइड करता है कि महिला होगी या पुरुष। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये कोहलर आपको जान चुके हैं, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन मिलते हैं तो क्रिया होती है। अगला प्रश्न है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो बुद्धि के तरलीय क्रिस्टलीय उत्पादन किया था कैटल साहब ने। अगला है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के। अगला प्रश्न है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन का संबंध है संवेगात्मक बुद्धि से। अगला है निम्न में शेष से भिन्न है। तो अधिगम का सिद्धांत, यानी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये सीखने का सिद्धांत है। सामान्य अभाव का सिद्धांत, ये भी अधिगम के लिए सिद्धांत है सीखने का। और सामान्यीकरण का सिद्धांत भी सीखने के लिए है। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत सीखने के लिए सिद्धांत नहीं है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति के बारे में जो दिया था वो दिया था ब्लूम साहब ने। इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ब्लूम साहब के वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें ज्ञान यह सबसे निचला एवं सरल स्तर है। ज्ञान सबसे निचले स्तर पर आता है। अगला प्रश्न है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। अब आप बता दीजिए, हमने आपको पहले भी ये उदाहरण दिया था ऊर्ध्व अधिगम स्तनतन का, यानी सकारात्मक का। यहाँ 2017 के प्रश्न समाप्त होते हैं, यहाँ से 2018 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देते हैं, सामान्य और विशिष्ट। अगला है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता। तो इसे हम गणना दोष कहते हैं, गणित संबंधी। इसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कैलकुलिया में है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर किसका काम करता है? गणित संबंधी गणनाओं का जोड़ घटा गुणा भाग का, यानी यह गणित संबंधी चीज़ों का कार्य करता है। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर का संबंध है गणना करने से, और डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर कैलकुलिया दोनों एक जैसे शब्द हैं। अब आप दोनों को मिला करके याद रख सकते हैं। डिसकैलकुलिया का संबंध है गणित संबंधी विकार से। अब आपने दोनों चीज़ सीख ली। LUX लक्ष्य साबुन को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो पढ़ने संबंधी विकार है डिसलेक्सिया, और कैलकुलेटर गणित का काम करता है, गणना का काम करता है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित संबंधी विकार से। अगला प्रश्न है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है, आप इसको पहले भी देख चुके हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का संज्ञान, अवोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सबसे आखिरी में मूल्यांकन आता है और सबसे पहले ज्ञान आता है। अगला है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, ये स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था विक्टर ब्रूम के द्वारा। अगला है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला प्रश्न है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण के सूत्र के बारे में आयोग ने इस प्रश्न में 2 गलत माने थे, क्योंकि इसमें 2 गलत दे रखे हैं। सरल से कठिन की ओर होता है, ये बिल्कुल सही है। निश्चित से अनिश्चित की ओर होता है, ये उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है। और आगमन से निगमन की ओर होता है, ये भी गलत है। आयोग ने जिसने भी बी और डी लगाया था उसको 1 नंबर दिया था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होगा? तो इसका पहला पद होता है योजना बनाना। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे इसका पहला जो होता है वो होता है पाठ योजना, यानी योजना बनाना। और अंतिम जो पद होता है वो होता है पुनः प्रतिपुष्टि। इसके अंदर पूरा जो समय लगता है वो लगता है 36 मिनट का, और प्रत्येक चरण 6-6 मिनट का होता है। और बीच में जो 12 मिनट का चरण होता है वो होता है पुनः पाठ योजना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है? तो इसमें शिक्षण में शामिल है अन्वेषण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं सकुल संदर्भ दोनों की भागीदारी बढ़े। ये बिल्कुल सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, बिल्कुल सही है। यानी डी इसका सही जवाब होगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा? अगर आपको कोई नाम लेकर बुलाता है तो आप क्या करते हैं? हाँ, यानी तुरंत जवाब देते हैं। तो ध्वनि के द्वारा संवेदना प्रकट करेगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, यानी दूसरी अवस्था। पहली होती है संवेदी, यह पढ़ चुके हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। अगला है, ये अवस्था है पूर्व संचालन। अगला, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बाद के विकास की विशेषता नहीं है भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये बाल्यावस्था की नहीं बल्कि किशोर अवस्था की विशेषता होती है। भविष्य के बारे में बच्चा किशोर अवस्था में सोचता है, इससे पहले की अवस्थाओं में नहीं सोचता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? तो भाषा विकास से संबंधित हैं नोम चॉम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? कोई भी नाम अगर आप अपना लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो आप किसी न किसी भाषा में ही अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम किसी भी भाषा में लिखते हैं तो इससे आप याद रख सकते हैं कि नाम से याद रख लीजिए नोम चॉम्स्की। नाम से नाम और भाषा में नाम लिखते हैं तो भाषा विकास से संबंधित हैं। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से प्रसिद्ध किया? तो ये किया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगला है, किस गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग को कहते हैं? ये उत्तर बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था। ये कहते हैं आपके 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के मध्य। तो इनमें से कौन सा मेल खा रहा है? गैंग एज यानी गिरोह अवस्था। तो ये है आपकी ऑप्शन सी, 8 वर्ष से 10 वर्ष के सामान्यीकरण, ये अवस्था इसके अंतर्गत आती है। उत्तर बाल्यावस्था ये देख लीजिए 6 से 12 वर्ष के मध्य है, इसे टोली की आयु या गैंग एज कहते हैं। और प्रश्न गिरोह की अवस्था पूछा गया है गैंग एज से। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था। तो तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष के मध्य, ये रही तीसरी अवस्था। अगला है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें शामिल नहीं है आपका विषय वस्तु का स्वरूप। अगला है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य है सहायता परक व्यवहार। समाज में अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये सहायता परक मूल्य होता है। अगला है, पश्चान्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हैं स्वतः शोध के। अगला प्रश्न है, यह कथन है गेट्स व अन्य का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ये आप अच्छे से जानते हैं, ये तीनों नियम हैं, ये शामिल नहीं है। अगला है, ये आप पढ़ लीजिए अन्य नियम और मुख्य नियम। अगला है, बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारवाद पर है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और इसका एक और नाम था जो गर्लफ्रेंड को दिया जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बीएफ स्किनर ने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये इसकी विशेषता नहीं है। अधिगम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता बल्कि अवलोकन किया जा सकता है इसका। आप किसी को डायरेक्ट ये नहीं बता सकते हैं कि उसने कितना सीखा है, उसको आप प्रक्रियाओं के माध्यम से ही बताया जा सकता है, परीक्षण के माध्यम से। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो ये गर्भावस्था से मानव विकास का प्रारंभ होता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं आपके R.M. गिने साहब। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक। अगला है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है। ये कथन है आपके स्टेनली हॉल का। तूफान की अवस्था है, ये भी स्टेनली हॉल ने ही कहा था। अब कथनों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो चलिए इसको भी याद रखने के लिए हम एक कथन आपको बता देते हैं, मतलब एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी आप हॉल का मतलब है मूवी हॉल, जब भी आप हॉल में मूवी देखने जाते हैं, मूवी के अंदर बड़ा संघर्ष दिखाया जाता है, तनाव दिखाया जाता है, हमला भी दिखाया जाता है, विरोध भी दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी। और मूवी कहाँ देखते हैं? हॉल के अंदर। तो स्टेनली हॉल ने ये सारी चीज़ें कही हैं। कैसी लगी आपको हमें ये ट्रिक? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगला है सूक्ष्म शिक्षण। ये हमने आपको बता दिया 36 मिनट का समय लगता है। ये देख लीजिए, इसके अंदर 36 मिनट का समय है। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं। ये कथन पहले भी आप पढ़ चुके हैं, रॉस साहब का है। अगला है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाते हैं तो उसे नज़रअंदाज करना नकारात्मक होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, घर भेजना भी नकारात्मक, दंड देना भी नकारात्मक। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित हैं। ये संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। जब भी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास आएगा आपको वही ऑप्शन टिक करना है सकारात्मक रूप में। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया ब्लूम साहब ने। ब्लूम ने वर्गीकरण दिया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से। अगला है, ये देख लीजिए, इनका वर्गीकरण सिद्धांत है, ना कि सीखने का। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ये आता है प्रस्तावना कौशल में। अगला है, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था? ये मान लीजिए बहुविमता प्रज्ञा का सिद्धांत का मतलब है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये दिया था आपके हावर्ड गार्डनर ने। हमने आपको पहले भी बताया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसे छोड़ दीजिए, आपको केवल यही याद रखना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया और द्विबुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। गाड़ी खराब होती है तो स्पेयर पार्ट कितनी बार आते हैं? दूसरी बार आते हैं। ये ट्रिक हो गई आपकी पहली। चलिए इसको भी हम ट्रिक से याद करते हैं। बहुविमता यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि सबसे ज़्यादा बुद्धि। और आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं, बहु। और बहु किसकी होगी? नर की होगी। नर की हमेशा बहु होती है, तो नर से याद रख सकते हैं हावर्ड गार्डनर। और इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं, बहुबुद्धि का मतलब हो गया जहाँ बहुत सारी बुद्धि हों। और बहुत सारी बुद्धि आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? गार्डन के अंदर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको बहुत सारी बुद्धि देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का संबंध हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ने संबंधी विकार से है। जो भी सारी चीज़ें हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होगी? चलिए पढ़ लेते हैं। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो पहला ही गलत दे रखा है। सभी पर सामान्य रूप से बच्चों को ध्यान देना है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, अरे ये दोबारा से प्रश्न आ गया, प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः, बच्चों की बुद्धि जो वृद्धि है वो शारीरिक वृद्धि है। वृद्धि में शरीर आएगा और बुद्धि में उसके जो दिमाग की बुद्धि है वो आएगी आपके अधिगम के अंतर्गत।
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गिलफोर्ड साहब ने। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसमें 2 बार आई है हार हार, और हार हार आपने जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं कहाँ होती थी? किलों के अंदर, फोर्ट। आप देखे होंगे भारत में कितने सारे फोर्ट हैं आज बंद पड़े हैं, किसके कारण? हार के कारण। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। ब्रूनर का, तो ब्रूनर का सिद्धांत था आपका संप्रत्य उपलब्धि का सिद्धांत प्रतिमान, यानी ए का चौथा। और वहीं आशुबेल हावर्ड गार्डनर का चौथे का देख लीजिए। हावर्ड गार्डनर का था साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान, और आशुबेल का था आपका अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। एक बचा ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है समस्या समाधान का प्रथम चरण। समस्या समाधान में सबसे पहले अगर आपको समस्या की पहचान ही नहीं होगी तो समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? अगला है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो बालकों का अधिगम प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोसंचालक पक्षों का विकास किया जाए, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए सभी पक्षों का। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर है प्रस्तुतिकरण। अगला है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ये हमने आपको पहले बता दिया है। गर्लफ्रेंड को क्या दिया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। तो गर्लफ्रेंड का सिद्धांत किसने दिया था? क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का चूहे पर प्रयोग। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंग नहीं है? तो इनमें से इसका अंग नहीं है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, संकेतात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, लेकिन आंत प्रज्ञा अवस्था नहीं है। अगला है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। उन 5 पदों को क्रम से लगाना है। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं खोज, यानी ये पहला होगा, और उसके बाद खोज के बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण, ये आपका दूसरा होगा। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है अभिव्यक्तिकरण, ये आपका तीसरा होगा, और इसके बाद आता है संगठन एवं व्यवस्था, ये चौथा होगा। आत्मीकरण ये आता है आपका आखिरी, यानी 5वां होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से अनुमूल्यन संबंधित नहीं है। अगला है ये देख लीजिए ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। यहाँ दे रखे हैं ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। इसके साथ साथ विश्लेषण और संश्लेषण भी शामिल हैं। अगला है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम में 3 प्रकार के वक्र बनते हैं। इसमें लंबवत वक्र नहीं होता, मिश्रित होता है, उन्नतोदर होता है और नतोदर होता है। ये आपके 4 प्रकार के वक्र हैं, और इनमें से कौन सा नहीं था ये आपको पता चल गया होगा। इनमें से कोई भी लंबवत नहीं है। ये 4 प्रकार के हैं, सरल होता है, नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है और मिश्रित होता है। अगला है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी आपके थॉर्नडाइक ने। वहीं उसके बाद पुनर्वलन का सिद्धांत, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनर्वलन का सीधा सीधा लगा लीजिए स्किनर, और दूसरे का चौथा, सब में दूसरे का चौथा दे रखा है। अब तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और एनिमल इंटेलिजेंस आपके थॉर्नडाइक का है। वहीं सहगर्भिता का नियम यानी तीसरा, तो तीसरा है आपका गेस्टाल्टवादियों का। अनुकूलन का सिद्धांत जीन पियाजे का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। संविधान संशोधन शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट में इसको आप रख लीजिए। 86 में संविधान संशोधन के द्वारा अभिप्रेरणा के मूल प्रवर्तनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा का मूल प्रतिपादक दिया था मैकडूगल ने। इन्होंने 14 प्रकार की अभिप्रेरणाएँ दी थी, मतलब मूल प्रवृत्तियाँ दी थीं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो ये कहा था बाल्यावस्था को। यहाँ 2020 के प्रश्न समाप्त होते हैं, 2021 के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न
निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो अब आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है कमेंट बॉक्स में। अच्छे से पता है 3 नियम हैं। अगला है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। ये होता है, कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं, ये हैं आपके लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? तो विकास की विशेषता नहीं है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। अगला है, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं, ये लेखक हैं गाल्टन साहब। अगला है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर से अब तक तीसरी बार प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और तीनों बार ज्ञान पूछा गया है। संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ये देख लीजिए ज्ञान, ये तीनों बार पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान, तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है पुनः प्रतिपुष्टि, ये हमने आपको पहले बताया था। छठा है पुनः प्रतिपुष्टि और 36 मिनट इसका समय होता है। अगला है, गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन में आवश्यक है, तो अभिसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक होता है। ये देख लीजिए अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में, ये सृजनात्मकता होती है, इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ यही पूछा था अभिसारी चिंतन विचार प्रवाह। अगला है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं ऑसबॉर्न ने मस्तिष्क उद्दीलन विधि दी थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के कौन संबंधित है? तो ये संबंधित हैं आपके मॉर्गन और मुरे साहब। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम अवस्था कौन सी है? तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है आयोजन। अगला है, ग्राहम बेल की ये पहली है आयोजन, पहली अवस्था आयोजन है और अंतिम अवस्था है सत्यापन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सभी कारक करते हैं, व्यक्तिगत कारक, वातावरण और सामाजिक। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बहुत सारी बुद्धि कहाँ होगी, गार्डनर में होगी, और बहू किसकी होगी? बहू तो भाई साहब नर साहब की होगी। अगला है, ये देख लीजिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का, और एक तत्व का सिद्धांत बिने साहब ने दिया था। द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयर पार्ट वाला, जिसमें जी और एस बुद्धि हैं। अगला है, स्पीयरमैन ने दिया था, ये देख लीजिए स्पीयर पार्ट, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, द्विकारक सिद्धांत है, ये देख लीजिए द्विकारक सिद्धांत। अगला है, प्रोजेक्ट विधि दी थी आपके किलपैट्रिक ने, प्रोजेक्ट विधि के निर्माता हैं हेनरी किलपैट्रिक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ्य योजना में छात्रों के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना है, ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। गलत वाक्य को चुनिए, इन्हें पढ़ लेते हैं। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी सही है। खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नियंत्रित में नहीं बल्कि स्वतंत्र वातावरण में सीखते हैं। अगला है, संविधान में 86वां संविधान संशोधन दोबारा रिपीट हुआ है, ये देख लीजिए। अगला है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, उपयुक्त सभी चीज़ें शिक्षण के कार्य में सम्मिलित होती हैं। अगला है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, उपयुक्त सभी चीज़ें इसका सही जवाब है, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल खेलने पर लिखने पर बल मिलेगा। अगला है, भाषा रूपांतरण, भाषा किस में लिखी जाती है, नाम किस में लिखते हैं आप? नोम चॉम्स्की में, ये भाषा विकास का स्वरूप है। अगला है, शारीरिक गठन संदर्भ में कौन सा नहीं है? तो शारीरिक गठन में नहीं होता है आपका एंटागोनिस्टिक। शारीरिक गठन में 3 चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ दे रखा है। इसके अंदर एक्टोमॉर्फ होता है, मोसोमॉर्फ होता है और एंडोमॉर्फ होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें तीनों के अंदर मॉर्फिक है और इसके अंदर नहीं है, इससे भी आप इसमें दिमाग लगा सकते थे ट्रिक के माध्यम से। अगला है, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, तो इसमें सभी घटक हैं। अगला है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं,
तो मनोविश्लेषणवाद दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अभिकृत अनुदेशन सिद्धांत है, व्यक्तिगत है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ये थॉर्नडाइक का है। भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। विभिन्न योग्यता एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसमें सबसे अधिक मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है। चरित्र निर्माण, अवबोध है, ज्ञान है और विश्लेषण है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग और संश्लेषण। इससे अब तक आपके 5 से 7 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कोई भी स्लाइड इतनी कमज़ोर नहीं है जिससे अब तक 5 से 7 प्रश्न ना पूछे गए हों। सभी स्लाइडों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर होता है, अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता, अवबोध होता है और प्रत्यावर्ती होता है, यानी 20 का सही जवाब है। अगला है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। ये है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, इससे भी प्रश्न बनता है। अगला है, ये 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये पेपर तब का है जब 2021 का पेपर निरस्त हुआ था, और 2022 में जो पेपर आया था वो 2017 का रिपीट पेपर आया था। तो इसमें जो प्रश्न होंगे वो 2017 के रिपीट होंगे। कोहलर ने किससे संबंधित हैं? कोहलर हैं अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियाँ दी थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानसिक उद्वेलन है आपके सृजनात्मक से संबंधित, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से कुत्ते पर प्रयोग किया था आपके कुत्ते पर लव, पावलाव ने, ये देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मौलिकता, नमनीयता एवं प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये घटक हैं सृजनात्मकता के। युत्सा, ये नया प्रश्न आया था 2022 में। ये है मूल प्रवृत्ति, थोड़ा घुमाकर पूछा था। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं। सेम टू सेम प्रश्न आया था, ये भी सेम प्रश्न है, और ये भी सेम प्रश्न पूछा गया था। ये भी आपका सेम प्रश्न पूछा गया था, हरलॉक का है। ये भी आपका सेम प्रश्न आया था, प्रत्यक्षीकरण है। और ये भी आपका सेम प्रश्न आया था, इसका थॉर्नडाइक नहीं सही है, इसका भूल एवं प्रत्यय थॉर्नडाइक है। अगला है, औसत बुद्धि वाला, ये भी आया था टर्मन के अनुसार। हाँ, ये 90 से 110 था, हमने आपको बता दिया था, ये रहा इसका। अगला है, क्रिस्टलीय बुद्धि कैटल की है, ये भी सेम आया था। कैटल की क्रिस्टलीय बुद्धि को देख लीजिए। क्रिया प्रसूत स्किनर का है, ये भी सेम आया था। BF स्किनर का है ये। चलिए, ब्लूप्रिंट, ये थोड़ा नया प्रश्न था, ये था परीक्षण निर्माण से संबंधित, इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये था परीक्षण निर्माण का। अगला है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की थी, ये पहले आ चुका है। ये रही आपकी अवस्थाएं। MPPI, ये नया परीक्षण है, ये नया प्रश्न पूछा गया था और पहली बार पूछा गया था। उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ये आपका MPPI परीक्षण है, ये नया प्रश्न पूछा गया था, तो इससे प्रश्न आपका 100% बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो सर्वाधिक आवश्यक है अधिगम के, सर्वाधिक आवश्यक आपका रुचि है। अगला है, शैशवकाल होता है, जन्म से लेकर के आपके 6 वर्ष तक की अवधि, ये देख लीजिए। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की होती है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, कोहलर अपने प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण के लिए जाने जाते हैं। BF कोहलर के बारे में आप ये पढ़ चुके हैं। किसने पाठ्य योजना का पंचपदी प्रणाली दी थी? ये नया था, ये दिया था आपके हर्वट ने, ये पंचपदी प्रणाली है। अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? तो ये की थी कैनन साहब ने, ये भी द्वारा पूछा गया था। सृजनात्मक मौलिक क्रो एंड क्रो का है,
ये हम आपको बताते हैं। सृजनात्मकता मौलिक वाला जो हमने आपको बताया था, बुद्धि वाला। सृजनात्मकता किस में होती है? जिसमें सबसे अधिक बुद्धि होती है। अगला है B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर का था प्रवर्तन का सिद्धांत। B.F. स्किनर चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। मूल प्रवृत्ति 14 थी, ये दी थी मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। दूसरी वस्तु की अपेक्षा, ये था डम्बिल का। अगला है निम्नलिखित में से सृजन शास्त्र के पिता थे आपके गाल्टन साहब, ये भी सेम रिपीट हुआ था। 12 और 16 वर्ष के बच्चों के लिए M.S. जलोटा साहब ने दिया था आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसे हम GMAT बोलते हैं। ये रहा आपके जलोटा साहब का परीक्षण। अगला है, ये 2022 में पूछा गया आखिरी प्रश्न है। इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे हमें ताकि पता लगेगा कि किस किसने वीडियो को आखिरी तक देखा है। इसकी PDF केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलेगी जिन लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देखा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे आगे आपको किसकी प्रैक्टिस चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।